नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत आप सभी का सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री यानी इतिहास के मोस्ट रिवाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए, जो कि 14 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही प्रश्न है। वो 3 नंबर वाला प्रश्न है। ये सेट हमारा 3 नंबर वाला प्रश्न का है। ये हमारा 5 सेट आएगा, तो आप लोग देखना जरूर। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का क्या कारण था। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिन कारण से क्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। चलिए इसका उत्तर हम आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई है जेक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। लिख लीजिए 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। चलिए इसका आंसर जो है आसान भाषा में आपको हम बताते हैं। मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का निम्नलिखित कारण था। ठीक, पहले तो यहाँ पे उपजाऊ भूमि पाया जाता था। मगध साम्राज्य में जो थे जब उपजाऊ भूमि पाया जाता था। दूसरा है, इस साम्राज्य को लोहे की खदान की उपलब्धता थी। मगध साम्राज्य को जो है लोहे का खदान जो था उसका उपलब्ध था, ठीक ना, जिस कारण से। और तीसरा हमारा पॉइंट है कि गंगा और सहायक नदियों से इसको व्यापार करना सुलभ हो गया था। और ये जो साम्राज्य था वो गंगा और उसके जो सहायक नदी थे उनके आसपास जो है स्थित थे, इसीलिए इनका क्या हुआ, व्यापार करना सुलभ हो गया था, आसान हो गया था। चौथा पॉइंट है, मगध के वनों में हाथी पाया जाता था, जो कि सेना होगा, ठीक ना, सेना का एक उपयोगी अंग था। जब भी युद्ध करने जाता था तो हाथी पे बैठ के जाता था, जिससे क्या घुस जाता था तो उसको दाप कर निकल जाता था और मार भी देता था, ठीक ना। इन सभी कारणों से जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मगध गलत हो गया है, मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आई होप आप सब, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक ना। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कलिंग का युद्ध अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध का जो है अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। यह क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया था, ठीक ना, और 2018 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न, ठीक। तो चलिए इसका उत्तर जो आसान और सरल भाषा में हम आपको बताते हैं। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन क्या बिल्कुल बदल गया। उसके जीवन में आए कुछ महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो इस प्रकार है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार परिवर्तन आया उसका जीवन में। तो कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने अहिंसा को क्या करे, छोड़ दिया, ठीक ना, और अहिंसा का पुजारी बन गया। अगला दूसरा पॉइंट है हमारा कि इस युद्ध के बाद उसने मांस खाना तथा शिकार करना भी बंद कर दिया था। और अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद मांस खाना छोड़ दिया, शिकार करना छोड़ दिया, और शिकार पर जो क्या प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी अब शिकार नहीं कर सकता है। वो पहले शिकार भी करते थे। तीसरा पॉइंट हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इसे राज धर्म घोषित करके इसके प्रचार कार्य में जुट गए। और अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और अपने राज्य का जो है राज धर्म जो था वो बौद्ध धर्म को घोषित कर दिया। और चौथा पॉइंट है हमारा कि अशोक प्रजा की देखभाल करने वाला बन गया और उन्होंने जनहित संबंधित अनेक कार्य किए। और अशोक जो है उसके बाद प्रजा का देखभाल करने वाला बन गया और जनहित संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, तालाब बनवाया, ये रोड, ये सब सभी कुछ बनवाए कार्य काम किए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा कि धम्म नीति क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है ये भी, धम्म नीति क्या है। तो चलिए इसका उत्तर जो आसान और सरल भाषा में हमको बताते हैं। धम्म नीति जो है सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई नैतिक सामाजिक आचरण की नीति थी। इसका उद्देश्य था लोगों को सदाचार, अहिंसा, धर्म समझता, बड़ों का सम्मान, सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यवहार और प्राणियों पर दया जैसी भावना को बढ़ावा देना। आगे है, अशोक ने समाज को शांति और सद्भाव स्थापना करने के लिए धम्म नीति लागू किया था। और अशोक ने जो है ये जो धम्म नीति क्यों लागू किया था कि समाज में शांति हो और सद्भावना की स्थापना हो। उसने धम्म महात्माओं का नियुक्ति किया जो लोगों को नैतिक जीवन, आपसी मेल जोल और करुणा का संदेश देते थे। और जो सम्राट अशोक है उन्होंने धम्म महामात्रों का नियुक्ति किया जो कि लोगों को अपने जीवन जीने के नैतिक जीवन के बारे में बताता था, आपसी मेल जोल रहने के बारे में बताता था, संदेश देता था। आगे बात करें, आगे है, धम्म किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं था बल्कि सभी के लिए अपनाए जाने वाला नैतिक जीवन का मार्ग था। और धम्म जो था वो किसी विशेष धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं था बल्कि सभी के लिए अपनाए जाने वाला नैतिक जीवन का मार्ग था। आगे बात करें
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त कब और कहाँ और किसने लागू किया था। इन 3 प्रश्न पूछा है, कब, कहाँ और किसने। तो चलिए इसका उत्तर देते हैं आसान भाषा में हम आपको। ठीक, तो अस्थायी बंदोबस्त जो है 1993 में लागू की गई थी। किनके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, बंगाल के गवर्नर जाते हुए। आगे बात करें, यह व्यवस्था मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त जो है मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आगे बात की जाए, इसमें जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया था और उसने इस हर साल निश्चित भू राजस्व यानी कर तय कर दिया था, इसलिए इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे। ठीक, तो चलिए इसका भी उत्तर है आसान। ये मॉडल पेपर में आया है, ठीक ना, इस बार 26 में, तो याद कर लीजिएगा। तो स्तूप को पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक, आगे भी बात की जाए तो इसमें जो है बुद्ध से जुड़ी चीजें जैसे कि अस्थियां, उपयोग वस्तु रखी जाती है। ठीक, ये बौद्ध धर्म का श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है स्तूप जो है हमारा। आगे बात की जाए, सम्राट अशोक ने जो है बुद्ध के अवशेषों को बांट कर हर प्रमुख नगर में स्तूप बनवाए। प्रसिद्ध स्तूप जो है सांची, भरूच और सारनाथ, ठीक ना, अब अमरावती का भी स्तूप, ठीक ना। इन्हें बनाने में राजाओं, व्यापारियों, शिल्पकारों और भिक्षुकों और आम लोगों ने भी दान दिया था। और जो है स्तूप बनाने के लिए राजाओं ने भी दान दिया, व्यापारियों ने दिया, शिल्पकारों ने और भिक्षुओं ने भी और आम लोगों ने भी दान दिया था। आगे बात की जाए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि अल बिरूनी कौन था, भारत का यात्रा क्या उद्देश्य था। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, अल बिरूनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो अल बिरूनी जो है फारसी विद्वान और वैज्ञानिक था जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बिरूनी जो था वो फारसी विद्वान और वैज्ञानिक था और वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने जो है भारत की संस्कृति, धर्म और समाज की विज्ञान का गहन अध्ययन किया। और जो अल बिरूनी है उन्होंने भारत की जो संस्कृति था, धर्म था, यहाँ का समाज था और विज्ञान था, उसका गहन अध्ययन किया, बहुत ही अच्छे से विस्तृत अध्ययन किया। ठीक ना, उसका उद्देश्य भारत के धार्मिक ग्रंथों और जीवन पद्धति को समझना था। और अल बिरूनी का जो उद्देश्य था वो भारत के जो धार्मिक ग्रंथ है और जीवन पद्धति था यहाँ का, उसको समझना था। उसने अपने पुस्तक तहकीक हिंद में भारत का विस्तृत वर्णन किया, जिसे हम किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए आप सब लोग, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।